Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. आज हमारा CSS का डे 2 है और डे 2 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं CSS की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम फ्लेक्स बॉक्स है। अगर हमें फ्लेक्स बॉक्स आता हो तो हम तकरीबन हर तरह की कॉम्प्लेक्स वेबसाइट का स्ट्रक्चर स्टाइलिंग बना सकते हैं। कल हमने CSS को काफ़ी डिटेल से देखा था और इसकी काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया था, प्लस हमने अपना इंट्रो कंप्लीट किया था। आज हम CSS फ्लेक्स बॉक्स को देखने जा रहे हैं और सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं दिस इज एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS के लिए मैं आपको भी एक्सप्लेन करती चलती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर आ गई और मैंने V2 पर क्लिक किया एंड अपना डे 2 का फोल्डर बना लिया। डे 2 के फोल्डर के अंदर मैं index.html की फाइल बना रही हूँ। डे 2 के अंदर index.html की फाइल बॉयलरप्लेट लिखी। कल हमने किस तरह से काम किया था कि अपने स्टाइल टैग को यहाँ पर लिखा था, बिल्कुल अपने टाइटल टैग से ऊपर, और यहाँ पर सारी स्टाइलिंग रखी थी। बट आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम दूसरी फाइल के अंदर अपनी सारी CSS को लिख रहे होंगे, इसे यहाँ पर लिंक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सेम फोल्डर के अंदर CSS की फाइल बना लेती हूँ। मैं इसको नाम दे रही हूँ style.css का, और इस फाइल को यहाँ पर आकर मैं लिंक करूँगी। हमारे पास इसके लिए लिंक टैग होता है। जैसे मैंने लिंक लिखा और मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है लिंक, जिसके आगे CSS लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे उसने खुद ही लिंक कर दिया, जिसमें उसने दो एट्रीब्यूट्स ऐड किया है, REL एंड HREF। HREF के अंदर style.css लिखा हुआ है। अगर आपने यहाँ पर CSS की कोई फाइल का कोई और नाम रखा है तो आप उसे चेंज करेंगे। बट अभी हमारी ये दोनों कनेक्ट हो चुकी हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई कर लेते हैं बॉडी टैग को। अभी हम बैकग्राउंड कलर देके देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड हाइट और विड्थ तो देंगे ही। तो मैं इस HTML की फाइल को रन कर लेती हूँ। ओके, तो ये रन हो रही है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे क्या हुआ? मैंने तो उसे 100 VW और 100 VS दिया था, तो चाहिए तो उसे ये था कि वो स्क्रीन को पूरा कर देता, बट ये तो स्क्रॉल दे रहा है मुझे फोर डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी स्क्रॉल दे रहा है। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन है कि हमने यूनिवर्सल टैग में पैडिंग और मार्जिन को जीरो नहीं किया। तो मैं यहाँ पर मार्जिन एंड पैडिंग 0 कर देती हूँ। इससे क्या होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी HTML के सभी टैग्स के पास थोड़ी बहुत मार्जिन और पैडिंग होती है, जिसकी वजह से जो हाइट एग्जैक्टली हम देना चाह रहे हैं उससे बढ़ जाती है या उससे कम हो जाती है। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले मार्जिन और पैडिंग को 0 करने का मकसद यही है कि बिल्कुल हम अपनी मर्जी से हाइट, वेट, मार्जिन सब कुछ दे सकें। तो जैसे मैंने इसे 0 किया, अब हम देख सकते हैं कि हमारा बॉडी टैग परफेक्टली स्क्रीन पर कवर कर रहा है। तो हमारी CSS को हमने लिंक करना सीख लिया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परसेंटेज यूनिट। कल हमने जो यूनिट्स किए थे वो थे VH, VW, पिक्सल और REM। तो आज हम करने वाले हैं परसेंटेज। इसके लिए मैं पेंट ओपन कर लेती हूँ। तो पेंट में फर्ज करें कि हमारी ये एक स्क्रीन है, हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन है। तो इसमें परसेंटेज का क्या मतलब होगा? हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन में परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर हम 100% दे देंगे तो वो हमारी फुल विड्थ को कवर करेगा, या 100% अगर हाइट को दे देंगे तो जो भी हमारी स्क्रीन होगी उसकी फुल हाइट को कवर करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ 100% विड्थ एंड
100% हाइट होगी तो ये पूरी स्क्रीन को कवर कर देगा। तो अभी हम बॉडी टैग में जाकर इसको देख भी लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या VH एंड VW की तरह ही ये पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। तो मैंने इसको VH VW से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया और हम देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो एग्जैक्टली VH और VW का क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं इसे दोबारा से चेंज कर देती हूँ एंड इस बॉडी के अंदर मैं एक div टैग बना लेती हूँ। इस div टैग के अंदर बल्कि div की बजाय मैं एक मेन टैग बना लेती हूँ और इस मेन टैग के अंदर मैं बना लेती हूँ एक चाइल्ड div। तो VS कोड में जब भी हम हैशटैग चाइल्ड लिखते हैं तो VS कोड खुद ही एक div बना देता है जिसके अंदर वो आईडी चाइल्ड दे देता है। ये इमिट की प्रॉपर्टी है। तो अब मैं यहाँ पर जाती हूँ और VH एंड VW मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो मैं मेन को क्या चाहती हूँ कि मेन जो है वो विड्थ ले 50 VH की, सॉरी VW की, और हाइट ले ले 100 VH की, और इसे कोई बैकग्राउंड कलर देंगे ताकि हम इसे देख भी सकें। तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ग्रे। तो देखते हैं, मेन टैग नजर नहीं आ रहा। आई थिंक मैंने इसे सेव नहीं किया। तो कंट्रोल एस प्रेस करते ही अब हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा ग्रे वाला मेन है उसने हाफ स्क्रीन को कवर कर लिया है और फुल विड्थ ली हुई है। बट अगर इसके अंदर मेरा चाइल्ड जो है, चाइल्ड को मैं यहाँ पे किस तरह से गेट करूंगी, हैशटैग चाइल्ड, और इसके अंदर मैं लिखना चाहती हूँ, चाइल्ड को मैं देना चाहती हूँ अपनी विड्थ सेम मेन के इक्वल, VW, एंड हाइट भी सेम मेन के इक्वल। और इसका कलर हम कर देते हैं लाइट ब्लू, लाइट ग्रे भी होते हैं। तो अब ये क्या हुआ कि जो मेरा मेन के अंदर डिव था, चाइल्ड मेरा डिव था, उसने पूरे के पूरे मेन को कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों को सेम विड्थ एंड हाइट दे दी थी। बट परसेंटेज में भी क्या सेम होता है? परसेंटेज में ऐसा नहीं होता। परसेंटेज में अगर हम 50% देते हैं एक अपने मेन को, तो मेन 50% देगा अपने पेरेंट का। यानी करंटली हमारा ये पेरेंट क्या है, हमारी बॉडी हमारा करंट पेरेंट है। तो बॉडी टैग हमारा करंट पेरेंट है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी एलिमेंट बनाऊंगी और उसे परसेंटेज दूंगी 50% मैं उसे विड्थ दूंगी, तो वो क्या करेगा, वो अपनी बॉडी टैग का जो कि हमारा 100% था उसका 50% कवर कर लेगा। लेकिन मैं अगर इसी मेन टैग के अंदर एक और डिव बना देती हूँ और उस डिव को मैं दे देती हूँ 50% हाइट, और सॉरी 50% विड्थ एंड 100% हाइट, तो वो हाइट तो फुल कवर करेगा लेकिन विड्थ अपने पेरेंट की 50% लेगा। अब इसको करके देख लेते हैं। करेंटली मैंने मेन टैग सभी को 50 हम VH एंड VW कर रहे थे, तो अब मैं इस सारे को चेंज करके परसेंटेज करने वाली हूँ। तो हम देखते हैं कि क्या होगा। कलर सबके डिफरेंट इसलिए रखे हैं ताकि हमें विजुअलाइज करने में आसानी रहे। ओके, सो ये गायब हो गया क्योंकि बॉडी टैग को तो हमने विड्थ और हाइट दी है, लेकिन HTML टैग को खुद में हमने कोई भी विड्थ और हाइट नहीं दी है।
तो अगर हम 2 सेलेक्टर को एक साथ सेलेक्ट करके सेम प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं तो हम उन्हें ऐसे लिख लेते हैं। पहले एक टैग का नाम और दूसरे का नाम, दरमियान में हम कॉमा लगा लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, मेरा बॉडी टैग जो है उसने फुल विड्थ की ऐड की हुई थी, फिर मेन टैग ने उसकी हाफ विड्थ ले ली और उसके अंदर मैंने एक विड्थ टैग बनाया और उसे कहा कि तुम भी 50% विड्थ ले लो। तो जब उससे मैंने कहा कि तुम 50% विड्थ ले लो, तो उसने अपने वेरिएंट की यानी मेन टैग की 50% विड्थ को गेट किया। तो ये हमारा सारा सीन है परसेंटेज का। परसेंटेज बहुत ज़्यादा काम में आती है जब हमें इस तरह का कुछ डायनामिक बनाना हो, जिसमें हमें चाहिए कि अपने पेरेंट के बेस पर चीज़ें अपना हाइट एंड विड्थ लें। लाइक मैं अगर इसे 50% कर देती हूँ, हाइट को 60% भी चले अभी, ठीक है, तो ये उसका मजीद 40% छोड़ देगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंप्लीट सीएसएस बॉयलर प्लेट। ओके, सीएसएस की बॉयलर प्लेट ना मैं यहाँ पर बना रही हूँ, तो इसका नाम मैं प्लेट ही रख देती हूँ, प्लेट डॉट सीएसएस। तो यहाँ से मैं सारा जो भी अपनी हमने स्टाइल सीखा थे उसको रिमूव कर रही हूँ। तो बॉयलर प्लेट हमारी फाइनल क्या होती है, जो हम हर दफा सीएसएस लिखने से पहले ऐड कर देते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल टैग आ जाता है। यूनिवर्सल टैग में हमें पता है मार्जिन और पैडिंग को हमेशा 0 रखते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, HTML और बॉडी को हाइट 100% देते हैं प्लस विड्थ 100% दे देते हैं। अब इसको मैं किस तरह से, अभी ये कनेक्ट नहीं है मेरी HTML के साथ, तो मैं इसको अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के ऊपर ले आती हूँ, लिंक एंड प्लेट डॉट सी एस एस। तो इसका भी मैं आप सबको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने जब भी कोई अपने CSS की फाइल बनानी है तो उसके टॉप पे इसको ऐड कर देना। अभी करंटली मैंने इसको एक ही HTML के अंदर ऐड कर दिया हुआ है, तो अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब यहाँ पर मुझे इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ, इसी में हमारा एक और टॉपिक भी कवर होगा, विच इज़ लिंकिंग मोर देन वन CSS फाइल। तो हम ज़्यादा CSS फाइल्स को भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उनका जो कलर्स हैं, वो क्लासेस हैं, वो एक दूसरे से टकराए नहीं, स्टाइल्स एक दूसरे से टकराए नहीं। लाइक मैंने एक दफ़ा प्ले डॉट सी एस एस के अंदर इसको ऐड कर दिया है, तो मैं दोबारा से स्टाइल डॉट सी एस एस में इन्हीं सेम सेलेक्टर को सेलेक्ट करके इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करूँगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज कलर्स, RGB एंड हेड्स। ओके, तो ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा। मैं गूगल की कलर पैलेट ओपन कर लेती हूँ। कलर पिकर अगर मैं गूगल पर लिखती हूँ तो डायरेक्टली मुझे गूगल का कलर पिकर मिल जाता है। और यहाँ पर इसने मुझे भी जितनी भी यहाँ पर दी हुई है, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारी कलर्स की वैरायटीज होती हैं। सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट्स में चलती है उसका नाम हैग्स है। हैग्स क्या होता है, पहले हम RGB पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास कुदरत में जितने भी रंग होते हैं वो 3 रंगों से मिलके बनते हैं, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। तो RGB यानी रेड, ब्लू एंड ग्रीन, हमारे सभी कलर्स इनसे मिलके बने होते हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा रेड कलर चाहिए, तो उसके लिए मैं लिखती हूँ 250 और G को 0 कर देती हूँ, B को 0 कर देती हूँ। तो अब मुझे बिल्कुल परफेक्ट रेड मिल गया। सॉरी, 255। तो हमारा जो भी रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ये सभी, इनकी सबसे टॉप जो लेवल का
वैल्यू होती है वो 255 होती है, एंड उसके बाद हम इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक मैंने रेड को भी पूरा ले लिया एंड ग्रीन को भी पूरा ले लिया, तो हमने बचपन में देखा ही होगा कि रेड और ग्रीन को मिलाएं तो हमारे पास येलो कलर बनता है। एंड अगर मैंने ब्लू को भी पूरा ले लिया तो मेरे पास वाइट कलर बन जाएगा, क्योंकि वाइट कलर हमारा सभी कंप्लीट हो जाने पर वाइट कलर बनता है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर RGB की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, उसी तरह से यहाँ पर हेक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। लाइक अगर मैं यहाँ से रिमूव करके इनको 0 0 कर देती हूँ तो ये अगेन रेड पर आ गया, और यहाँ पर RGB की वैल्यू चेंज होगी। हेक्स क्या है? हेक्स सिंपली ABC फॉर्म है अपने इन्हीं कलर्स को लिखने की। तो हमारा जो A है, हमारे पास हेक्स कलर सॉरी हेक्स वैल्यूज क्या होती हैं? हमारे पास जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमारे 10 तक चलते हैं, फिर आगे इन्हीं के साथ रिपीट होने लग जाते हैं। बट हेक्स में क्या होता है? हेक्स में हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही रहने देते हैं। तो हेक्स में हमारा यहाँ से लेकर 9 तक तो वैसे ही चलेगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास कैरेक्टर्स दो हो गए, यानी 1 और 0 मैच हो रहा है, वहां पर ही हम ABC लेना स्टार्ट कर देते हैं और F इसका लास्ट पॉइंट होता है। तो राइट नाउ हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? F और बाकी सभी 0 0 है। तो F की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15 है, और अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई करती हूँ 15 के साथ, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो मेरे पास 225 आ रहा है। मैंने अपना कैलकुलेटर बंद कर दिया। 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ओके, तो हमारे पास 225 आ रहा है 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करने पर। लेकिन जो हमारा F होता है हमारी हेक्स वैल्यू का सबसे ज़्यादा बड़ा एलिमेंट होता है। लाइक जिस तरह से हमारे पास काउंटिंग में हमारी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन हेक्स में हमारे पास लिमिट होती है, विच इज़ F। तो इन्हीं को बाद में हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा कर इनका आंसर लेते हैं। तो RGB में क्या है? हम पहले रेड की वैल्यू लिखते हैं, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, और इनकी हेल्प से जो भी शेड्स बनते हैं हम वो सभी यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन हेक्स में क्या करते हैं? हम वैल्यूज को 255 की शक्ल में लिखने की बजाय अपने हेक्स एलिमेंट्स का यूज करते हैं। लाइक हमारे पास 0 से लेकर वो स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। तो मैं यहाँ पर उसको चेंज भी करती हूँ। तो अगर मैं ऐसे चेंज करूँगी तो आप लोगों ने देखा कि सबसे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ने बताया रेड का, नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स ने बताया ग्रीन का, और नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स ने बताया ब्लू का। तो हमारे पास अगर इस तरह का कुछ बने तो ये हमारे पास पिंक की एक शेड आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये हेक्स की वैल्यू होती है और RGB की वैल्यू होती है। अभी तक हम किस तरह से अपने यहाँ पर मैं चलें अपनी जो मेन टैग है उसको ही ले लेती हूँ और इसको थोड़ी बहुत विड्थ एंड हाइट दे देती हूँ। विड्थ एंड हाइट इसको दे दी है 100 पिक्सल, चलो ठीक है। तो यहाँ पर RGB किस तरह से लिखेंगे? RGB लिखने के लिए हम RGB लिखते हैं सिंपली, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो VS कोड हमें यहाँ पर डायरेक्ट कलर पिकर भी देता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ से भी कलर्स चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्लिक करने से हम इसकी
जो हमारी कलर वैल्यू है उसका तरीकाकार भी चेंज कर सकते हैं। लाइक पहले हमारे पास RGB था, अब हमारे पास हेक्स है और डिफरेंट HSC, HSL एंड और भी बहुत सारे हैं। बट हम जो इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे वो होंगे हमारा RGB एंड हमारा हेक्साडेसिमल, क्योंकि नॉर्मली वेब डेवलपमेंट में हम इन्हीं को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने RGB और हेक्स को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मेरे पास आ गई है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अगर मैं अपनी इस मेन को कोई भी विड्थ नहीं देती हूँ और इस मेन के अंदर मैं डिव बनाने की बजाय कोई कंटेंट ऐड कर देती हूँ, लाइक तो मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर दिया और ये कंटेंट मुझे नज़र आ रहा है। मैं ज़रा मेन को कलर भी दे देती हूँ। जैसे कलर है मेन के पास, मुझे सूट नहीं हो रहा। ओके, अब शुरू। तो डेव टूल्स के अंदर जाके हम इसको देखते हैं। तो मैंने इसको अपने मेन टैग को मैंने कोई भी विड्थ तो नहीं दी है, लेकिन वो फिर भी सारी विड्थ कवर कर रहा है। चाहे उसका टेक्स्ट ज़्यादा है या कम है, मैं उसका टेक्स्ट कम कर देती हूँ। उसका टेक्स्ट अगर इतना भी है, कंटेंट अगर उसका इतना भी है, फिर भी वो विड्थ सारी की सारी कवर कर रहा है और हाइट सिर्फ उतनी ले रहा है जितनी मैंने उसको स्पेसिफाई किया है। तो इसकी क्या रीज़न है? अगर हम अपने बॉक्स मॉडल पर जाएं और देखें तो हमारा जो ये टैग है मेन का, ये विड्थ को कंप्लीटली कवर कर रहा है और हाइट उतनी ही ले रहा है जितनी हमने इसे दी है, यानी कि 400 पिक्सल। और जैसे मैं इसको बढ़ा रही हूँ, कम कर रही हूँ, ये अपनी हाइट एंड विड्थ को कम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके पास है डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक। अगर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक होती है तो वो पूरी की पूरी विड्थ को कवर करता है। हमारे जितने भी टैग्स हो गए, लाइक हमारा इस एमएल में हमारे ब्लॉक लेवल टैग्स हो गए। ब्लॉक लेवल टैग्स में हमारे पास हमारा H1 भी है और मतलब हेडिंग के सारे टैग हैं। फिर हमारे पैराग्राफ के टैग हैं, डिव है, मेन है, सेक्शन और बाकी सभी जो हमारे टैग हैं नॉर्मली वो ब्लॉक लेवल के होते हैं। तो अगर ब्लॉक लेवल के हमारे पास टैग्स होते हैं तो फिर हम किस तरह से इसको हाफ करेंगे। लाइक हमें जितनी भी वेबसाइट्स नज़र आती हैं उनमें तो कुछ भी ब्लॉक लेवल का नहीं होता। ये टाइम है तो ये इतने पार्ट में नज़र आ रहा है, इसने इस वाले एरिया को पूरी तरह से कवर नहीं किया हुआ, इसने भी नहीं कवर किया। तो हम किस तरह से इस चीज़ को मुमकिन बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास डिस्प्ले की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड हमारे पास आता है इनलाइन ब्लॉक। अगर मैं इसकी डिस्प्ले ब्लॉक तो सभी का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इनलाइन ब्लॉक में जितना भी कंटेंट होगा उस कंटेंट के अकॉर्डिंग स्पेस मिलता है। लाइक मैं यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत पैडिंग ऐड कर देती हूँ ताकि एजेस पे ना जाए, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा जो कंटेंट है और पैडिंग है उसको निकाल के ये सिर्फ उतनी ही विड्थ ले रहा है जितनी इसके अंदर के कंटेंट को चाहिए। और यहाँ पर वापस ले जाती हूँ अपने मेन टैग को। तो अगर मैं इसमें से कंटेंट रिमूव कर देती हूँ तब ये क्या करेगा? अगर मैंने इसके अंदर से कंटेंट रिमूव कर दिया तो ये जस्ट पैडिंग वाली अपनी विड्थ ले रहा है। तो अब मैं अगर इसे देखूं तो इसकी विड्थ मुझे नज़र ही नहीं आ रही, ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई कंटेंट है ना कोई पैडिंग है। क्यों? क्योंकि इनलाइन ब्लॉक ने कहा कि जितना तुम्हारे अंदर कंटेंट है उससे ज़्यादा विड्थ नहीं लोगे तुम। तो उसने वही किया कि मैं अब उससे ज़्यादा विड्थ नहीं लूँगी। तो मैं यहाँ पर कंटेंट अगेन ऐड कर देती हूँ और अभी हमने इनलाइन ब्लॉक को देख लिया है कि ये किस तरह से काम करता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ही पढ़ने वाले हैं। ओके, नन भी देख लेते हैं।
डिस्प्ले नन क्या होता है, अगर हमने कोई भी एलिमेंट है हमारा उसको रिमूव करना है अपनी HTML के अंदर से और उसको नहीं दिखाना है तो मैं नन कर दूंगी तो वो दिखना बंद हो जाएगा। लाइक मेरे पास कोई भी वेबसाइट है, जैसे कि फिलहाल हम क्या ले सकते हैं, अम, मैं अपना पोर्टफोलियो भेज देती हूँ। ओके, तो मेरे पोर्टफोलियो पर यहाँ पर ये वाला जो मेरा एलिमेंट है इसको मैं सिर्फ तभी शो करवाती हूँ जब इस बटन पे क्लिक किया जाता है। तो जैसे इस बटन पे क्लिक होता है ये नजर आता है, इस बटन पे क्लिक होता है तो ये नजर आना बंद हो जाता है। इस चीज को हम नजर आना और ना नजर आना, इस चीज को हम CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों की हेल्प से चेंज करते हैं। अगर मैं किसी भी चीज की डिस्प्ले नन कर दूंगी तो वो नजर आना बंद हो जाएगा, लेकिन बटन के ऊपर क्लिक लगाकर उसकी CSS को चेंज करना हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कर देंगे। तो मैं डिस्प्ले नन को भी रिमूव कर देती हूँ और नेक्स्ट पे हम चलते हैं अपनी रिसोर्सेज को देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक मैंने यहाँ पर एक ऐड की है। ओके, रिसोर्सेज में मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ऐड की है जो डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए है। फ्लेक्स एक्चुअल में क्या करता है, जैसे ही हम किसी भी एलिमेंट को कोड में देख लेते हैं, जैसे हम किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं तो ये एलिमेंट मेरा क्या करेगा, उतनी हाइट लेगा जितनी उसे चाहिए। उतनी मेन को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है ना। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स हम पेरेंट को देते हैं और पेरेंट के अंदर फिर हमारी जितनी भी डिव आती है, मैं यहाँ पर ना 3-4 डिव बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं डिव लिखूंगी, डिव मल्टीप्लाई बाई 3 करके ऐसे करूंगी तो मेरे पास 3 डिव बन जाएंगे। अब मैं ना मेन के अंदर की सभी डिव को एक हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ। मार्जिन भी ऐड कर ही देते हैं ताकि मुझे नजर आए कि मेरी डिव्स पूरी हैं जितनी मुझे चाहिए थी। फोटो की बजाय इसको 20 पिक्सल कर देते हैं। ओके, तो मेरा जो मेन है उसके पास तो ऑलरेडी फुल विड्थ है, क्योंकि वो खुद एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आए वो डिस्प्ले फ्लेक्स में रहे। डिस्प्ले फ्लेक्स में रखने से क्या होगा, अगर मैं इसकी विड्थ को रिमूव कर देती हूँ एंड सिर्फ हाइट बाकी रहने देती हूँ, अम, इसकी विड्थ को भी रहने देती हूँ और हम डिस्प्ले फ्लेक्स को रिमूव कर देते हैं, तो इससे क्या होगा डिस्प्ले फ्लेक्स को रिमूव करने से कि इसमें सभी जो एलिमेंट्स हैं वो दोबारा से अपने ब्लॉक लेवल में आ गए। ब्लॉक लेवल में कैसे आए हैं, अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो अब ये अपने आगे किसी और डिव को नहीं आने देंगे। अगर ये डिव है तो इसमें यहाँ पर हालांकि जगह है, लेकिन ये कोई डिव नहीं आने देगा, ये डिव भी नहीं आने देगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हमारा क्या कहता है कि वो हमारे अगर हम उसे पेरेंट के अंदर डाल देते हैं तो पेरेंट के अंदर जितने भी हमारे चाइल्ड एलिमेंट होते हैं वो सभी एक लाइन में आ जाते हैं और अलाउ करते हैं कि मजीद एलिमेंट्स भी एक लाइन में आ सकें। तो मैं यहाँ पर मजीद डिवाइड कर देती हूँ। ओके, तो 7 डिव्स ऐड हो गई मजीद डिवाइड। मुझे देखना है कि ये क्या करेगा। अच्छा, अभी हमने इसको क्या बेच दी थी, हमने इसको 100% की बेच दी है ना हर डिव एलिमेंट को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जैसे जैसे डिव ऐड करती जा रही हूँ वैसे वैसे वो अपनी हाइट को खुद ब खुद कम किए जा रहा है। तो फ्लेक्स में क्या होता है,
वो अपनी विड्थ को खुद ब खुद स्ट्रेच करते रहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट के पास डिस्प्ले फ्लेक्स है। तो उन सबको अपने पेरेंट के अंदर रहना है, अपने पेरेंट के अंदर एक रो के अंदर रहना है। उस रो में रहने के लिए वो अपनी हाइट एंड विड्थ को कम करते रहते हैं, लेकिन रहते उसी रो के अंदर है। बट तो अब हम ना इस पे चलते हैं और यहाँ पर ना अपने डिस्प्ले फ्लेक्स की दूसरी प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना हमें नजर आ रहा है कि ये एक गेम है जिसमें क्या है, अभी हमने इस फ्रॉग को इस पत्ते पर पहुंचाना। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हमने लगाया हुआ है, बट इस फ्रॉग को, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये इसका पेरेंट है। जिस तरह से हमने इस मेन पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है, तो अब इन इन डिव्स का सारा एरिया इनका पेरेंट है। तो ये इसमें किस तरह से मूव कर सकते हैं अपने पेरेंट में। पहले हम इस फ्रॉग को मूव करवाते हैं, फिर हम अपने डिव को मूव करवाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसको इस पत्ते पे बिठाना है, और इसके लिए फॉर एग्जाम्पल जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर। अगर मैं इसी चीज को सिंपली कॉपी करती हूँ और यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, तो हम देख सकते हैं कि हमारा फ्रॉग फॉरन से यहाँ से उठकर यहाँ पे चला गया। और यहाँ से भी ना मैं सभी डिव्स को रिमूव कर देती हूँ और अपने फ्लेक्स पर ध्यान देते हैं फ्रॉग गेम खेलते हुए उसके साथ साथ। अब मेरे पास सिर्फ ये रह गया है, लेकिन मुझे फ्लेक्स में हमारे पास आता है, हम उसको एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में किसी भी तरह से घुमा सकते हैं। अब मेरे डिव के पास पूरी की पूरी हाइट एंड विड्थ है, तो मैं उसे किसी भी तरह से पेरेंट के अंदर, इस पेरेंट की हाइट के अंदर इस डिव को कहीं पर भी घुमा सकती हूँ। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद मैंने अगर यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट लिखा, अभी हमने क्या वहां पर देखा था, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। तो अगर मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड लिखा, तो यहाँ से उठकर वो यहाँ पर चला गया। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, एक्स एक्सिस में यानी कि इस रो वाली शक्ल में हमारी डिव को मूव करवाता है। तो अभी मैंने फ्लेक्स एंड लिखा, तो फ्लेक्स का जो भी एंड था एक्स एक्सिस में वो उस एंड पर चला गया। बाकी हमने यहाँ पे पैडिंग ऐड की थी, अगर आपको याद हो तो मेन को हमने सॉरी डिव को हमने मार्जिन दी हुई है, जिसकी वजह से वो एज के साथ नहीं लग रहा। तो वो बिल्कुल एंड पर चला गया है हमारे मेन के। इसी तरह से अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट कर दूंगी, जो कि हमारी डिफॉल्ट होती है फ्लेक्स लगाने पर, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स सेंटर होता है। तो सेंटर करने से ये बिल्कुल इसके दरमियान में आ जाता है। अभी हम फ्रॉग वाले गेम में से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लेवल में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को दिखाया हुआ है कि हमारे फ्रॉग साइड्स पर हैं, लेकिन उन्हें पत्ते के ऊपर बिठाना है। तो हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, तो यहाँ पर वो पत्तों के ऊपर चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो गेम। जैसे मैंने ये आप लोगों के लिए ढूंढी थी गेम, ताकि आप लोग इसको एंजॉय कर सके और साथ अपना कोड लिख सके। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। जस्टिफाई कंटेंट को हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास अलाइन आइटम्स होता है। अलाइन आइटम्स भी हमारा क्या करता है कि पहले हम इस डायरेक्शन में फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट जा रहे थे, अलाइन आइटम हमें इस डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में हम इजीली फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से मूव कर सकते हैं। अलाइन आइटम्स अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो सिंपली ये फ्लेक्स के स्टार्ट पर ही रहेगा, जो कि इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। फ्लेक्स एंड लिखूंगी तो फ्लेक्स के एंड पर आ जाएगा, लेकिन वाई डायरेक्शन। तो हम देख सकते हैं। और अगर सेंटर लिखूंगी, तो ये अपने पेरेंट के सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, फर्ज करें मुझे कोई भी चीज है और उसको
एक डिव है मेरे पास या कोई भी मेरी हेडिंग है, लाइक हम जितने भी पोर्टफोलियोज देखते हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी हेडिंग होती है टॉप की, उसको सेक्शन के बिल्कुल दरमियान में लिखा हुआ होता है। तो वो नॉर्मली हमारे फ्लेक्स की हेल्प से ही किया जाता है। लाइक मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ अपने मेन टैग को और यहाँ पर बना लेती हूँ अपना एक सेक्शन टैग, जिसे मैं आईडी दे देती हूँ हीरो की, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला सेक्शन होता है किसी भी लैंडिंग पेज में, वो हीरो होता है। तो मैंने यहाँ पर एक H1 ऐड कर दिया है, इसको सारे को मैं रिमूव कर देती हूँ और इसको मैं सेव कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे अपने सेक्शन को, मेरा जो सेक्शन है उसे मुझे हाइट एंड विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ 100%, हाइट 100% मैंने इसे दे दी है और बैकग्राउंड कलर भी एक दे दिया है। वैसे बैकग्राउंड कलर को भी रिमूव कर देते हैं। और अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे तो हमारी जो हेडिंग है वो बिल्कुल अपने एलिमेंट के दरमियान में हमें नजर आ रही थी, विच वी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ कहाँ चला गया, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स के फंडामेंटल्स हमने कर लिए हैं। मैं इसकी प्रैक्टिस भी देख लेती हूँ ताकि इसकी प्रैक्टिस हम थोड़ी सी मैं आप लोगों को करवाऊंगी और थोड़ी सी आप लोग खुद करेंगे। अभी के लिए ये मैंने ओपन कर लिया है अपना इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम में ये मैंने एक प्रोफाइल ओपन किया है। तो मैं इसका फर्स्ट जो हेडिंग वाला पार्ट है, ये हेडर ये बनाने वाली हूँ आप लोगों के साथ मिलके। एंड बाकी आप लोगों की असाइनमेंट होगी कि आप सभी इसको कम से कम इसके अंदर 4 है ना, तो आप सभी इसके अंदर 8 पोस्टें भी सामने दिखाएं। तो यहाँ तक मैं आपको बना के दूंगी, आगे से यहाँ ये और ये सारा आपका होमवर्क होगा बनाने के लिए। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और सबसे पहले मैं रिमूव कर देती हूँ और मेरे पास इस टाइम पे कुछ नहीं है, सिंपल मेरा HTML है और बॉडी टैग बिल्कुल साफ है। हमने plate.css में अपनी boilerplate.css ऐड की हुई है और style.css में कुछ नहीं है, HTML में भी कुछ नहीं है। तो पहले इसको देखते हैं अच्छे से और समझते हैं कि आखिर इसमें हमें करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मुझे चीज नजर आ रही है कि ये वाला जो मेरा पार्ट है इसकी विड्थ ज्यादा है, ये इस पार्ट की, और ये वाला जो पार्ट है इसकी विड्थ कम है। तो इसकी विड्थ को हम यहाँ से अंदाजा लगा लेते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ क्योंकि हम डेस्कटॉप ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हवर करूँगी और ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसकी विड्थ तकरीबन नजर आ रही है 639। अगर आप लोग यहाँ पे देख सके तो जो इसका हेडर टैग के अंदर 639 इसकी विड्थ ऐड की है। तो हम 630 के करीब कुछ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी बॉडी के अंदर हम हेडर टैग बनाते हैं। हेडर टैग भी हमारा ब्लॉक लेवल का होता है। हेडर टैग बनाने के बाद हमारे पास क्या है, हेडर टैग की हाइट एंड विड्थ हमने लगानी है। अब तो इसकी हाइट 430 है और विड्थ 630 हम रखते हैं। लेकिन हेडर टैग के ऊपर कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसको हम फुल विड्थ दें। तो मैं मेन के अंदर हेडर टैग बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मेन को सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और मेन के अंदर हम कलर दे देते हैं, यही वाला कलर। तो होपफुली आप सभी लोगों ने कलर जिला को ऐड कर लिया होगा। मैं कलर जिला से यहाँ पर आके कलर लेती हूँ
एंड यहाँ पर मैं बीजी कलर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। एंड इसकी हाइट एंड विड्थ इसकी 100% रहेगी और हाइट भी इसकी 100% रहेगी। तो इसमें जो मेरा, अब मुझे बॉडी मेरी ब्लैक नज़र आनी चाहिए, नहीं नज़र आ रही, इसको सेव करना पड़ेगा। ओके, अब मुझे बॉडी ब्लैक नज़र आ रही है। एंड फिर क्या है, मुझे अपना हेडर टैग लेना पड़ेगा जिसकी हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। तो हेडर टैग में ले लेते हैं। हेडर टैग की मेरे पास हाइट है 430 पिक्सल, जो हमने वहाँ से कॉपी की है, और विड्थ हमारी है 640 पिक्सल, 640 पिक्सल। अभी मैं इसे सिर्फ बीजी कलर देती हूँ ताकि हम इसे देख सकें कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो बाकी सारी चीज़ों को मैं बंद कर देती हूँ और यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है। ब्लैक के अंदर वाइट आना वैसे काफ़ी अजीब लगता है, बट बाय द वे हमारा हेड टैग बन चुका है। हेड टैग बन चुका है। अब मुझे क्या करना है कि इसको मुझे लाना है सेंटर। तो मैं क्या करूँगी, मैं इनको दूंगी डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स देकर अब मैं इसके अंदर जो भी मेरा टैग है उसे किस तरह से सेंटर में ला सकती हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि मुझे उसे एक्स डायरेक्शन में सेंटर में लाना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते ही अब मेरा हेडर टैग जो है वो सेंटर में आ चुका है। तो अब मैं ये वाला बनाना स्टार्ट कर सकती हूँ। तो इसका कलर की बजाय हम बॉर्डर दे देते हैं बॉर्डर ऑरेंज से, ताकि मुझे ये नज़र आता रहे क्योंकि हमने इस पे बात भी करनी है। ओके, बॉर्डर ऑरेंज 2 पिक्सल सॉलिड, अब नज़र आएगा। ओके, तो बॉर्डर हमने यहाँ पे बना लिया है। एंड अब यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हम गौर से देखें, अगर हम गौर से देखें तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको पार्ट 2 में कवर करते हैं।